ओलंपिक के अंदर खिलाड़ी जब पहुंच जाता है तो देश के लिए वो पहले ही जीत चुका होता है। जीते हुए खिलाड़ियों को पीएम का, मोदी जी का फोन जाता है। हमारी विनेश गोल्ड पक्का लेके आ रही थी, 100 ग्राम से रह गई। क्या आपके पास मोदी जी का कॉल है? पहले दिन नहीं आया। जब मैं फाइनल्स तक गई कोई फ़ोन कॉल नहीं था, कुछ नहीं था। सबको अचंभा भी लगा क्योंकि उनको सबको यही था कि जो लड़की के साथ पहला मैच है उसे मैं हार जाऊँगी और ठीक है आगे का देखेंगे। सोशल मीडिया पे बीजेपी की पीआर टीम बैठी थी आपको ट्रोल करने के लिए। वो हमें हर दिन ट्रोल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे जब सब वेट का इशू हो गया, सब कुछ हो गया इवनिंग तक या उससे नेक्स्ट डे आई थिंक 2 दिन बाद में हुआ मेरे से कि बात करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं जो और एथलीट के साथ में जो रिकॉर्डिंग होती है मैं उस सिचुएशन में आज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसे पब्लिकली जाए। अगर उनको सच में सहानुभूति है तो डेफिनेटली वो बात करें, लेकिन रिकॉर्डिंग ना करके डालें। लेकिन उनकी टीम ने मुझे बोला कि आप रहेंगे रूम में, उनके एक पर्सन रहेंगे जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। आपके फ़ोन नहीं रहेंगे आपके पास में और वो सोशल मीडिया पे जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी मैं इस स्टेट में नहीं हूँ। मैं अपने मेहनत का लगा लो, अपने इमोशंस का लगा लो। मैं से सोशल मीडिया के ऊपर मतलब आप अच्छा बनने का आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। मैं क्योंकि उनको पता है या मुझे नहीं पता, मैं 2 साल का भी हिसाब उनसे पूछती कि सर 2 साल तक आप चुप क्यों थे? वो मेरा है, आज भी है। कल को कभी भी ज़िंदगी में मिले तो ज़रूर मेरा ये सवाल रहेगा कि आप 2 साल तक जब हम सड़क पे बैठे थे अब तक आपने एक बार भी हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। क्योंकि खिलाड़ियों के पास वो जब मिलते हैं, मेडल लेके आते हैं तो उम्मीद बढ़ जाती है ऑब्वियसली खिलाड़ियों की, लेकिन नहीं हुआ। तो शायद उनको ये डर था कि अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी अगर ये खुद से पर्सनली करेगी, वो तो अपना काट के डालते वीडियो। लेकिन अगर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो वो तो प्योर ओरिजिनली तरीके से सोशल मीडिया पे जाता। तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे तो नहीं करेंगे वो। तो मैं ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ओलंपिक्स की अगर एक ओलंपिक्स के बारे में क्या सोचती है? क्या जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? और अगर गलत हुआ तो किसने गलत किया? विनेश क्या सोचती है? मैं कहाँ पे विनेश को लगा कि पीठ में छुरा घोंपा गया? अगर घोंपा गया तो वो विनेश के दिमाग में क्या है आगे? देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, बट पॉलिटिक्स थी। मैं मैच लड़ रही हूँ, जो इंडिया के जो कोचेज़ थे, जिनके साथ जो जो बिल्कुल बृजभूषण के खास थे, वो ओलंपिक्स में गए हुए थे। डेफ़िनेटली मेरा पर्सनल कोच था, लेकिन पर्सनल कोच जब मैच में जा रही हूँ, वहाँ पे मेरा सामान रखा है रूम में, वहाँ पे इंडियन कोचेज़ थे। मैं ये नहीं बोल सकती कि उन्होंने किया है, मैं डिनाई भी नहीं कर सकती कि नहीं किया है। मैं उस स्टेट में नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन जो इंसान जिसके खिलाफ हमने 2 साल तक लड़ाई लड़ी, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम मेडल लेके आएँ। हर तरीके से रोकने की कोशिश की गई। जब ट्रायल्स थे, जब मेरा ओलंपिक्स क्वालीफाई के लिए इंडिया में ट्रायल हो रहे थे, तब भी बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई थी मेरे साथ मैच में, बहुत अलग लेवल पे हो रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि हम पूरा देश के सामने वो वीडियो आने थे, तो सब लोग डर भी रहे थे कि ये चीटिंग होगी तो सवाल जवाब देने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट डे ये सब हो गया, वेट का हो गया। हो जाता है एथलीट के साथ में, ये कोई बहुत मैं नहीं बोल सकती कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ओलंपिक जैसे स्टेज पे आज तक नहीं हुआ है। दूसरी बात, सिल्वर मेडल तो हमारा कंफर्म था, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मैं इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों ने अभी बोला कि इनको गलती मांगनी चाहिए देश से। मुझे देश से गलती तब मांगनी पड़ती अगर सरकार, फेडरेशन, हर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा रहता और मैं फिर भी अचीव नहीं कर पाती जो हम करने गए हैं। ओलंपिक के फाइनल्स तक मैं गई हूं ना, वो मेरे लिए प्राउड की बात है, वो गलती की बात नहीं है बिल्कुल। हर खिलाड़ी के साथ में हो जाता है। जब दूसरे दिन सिल्वर मेडल पक्का था, उस टाइम पे जब मैं सिचुएशन में नहीं थी, अगर केस में हम कोर्ट में केस डालते टाइम से, वो 2 घंटे के पीरियड में, जब तक कोई ओरिजिनल लेटर नहीं निकला था डिस्क्वालिफिकेशन का, चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती थी। 1% भी ऐसा नहीं है नहीं हो सकती थी। बड़े बड़े देशों ने अपने खिलाड़ियों के लिए मेडल लिए हैं, लड़ाई लड़के लिए हैं। अगर हम इतने पावरफुल थे तो हमने, यूएसए ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट लड़ा, हम सिल्वर मेडल के लिए फाइट नहीं लड़ पाए। जो संजय सिंह ब्रजभूषण ने डम्बी बना के भेजा हुआ है,
वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के प्रेसिडेंट लोलोविच से जाके मीटिंग कर रहा है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं। ब्रजभूषण का डम्मी आदमी उधर जाके ऐसे तो नहीं बोलेगा कि विनेश को मेडल मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी वहां पे कि सिल्वर मेडल कैसे भी हिंदुस्तान में आना नहीं चाहिए। मेरे को, मैं फिर किसी पर्सन का नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे बकायदा बोल दिया अगर टाइम से आ जाते तो हम कुछ कर पाते। इंटरनेशनल बॉडी में से किसी ने मुझे बोला है, पर्सन का नाम नहीं बता सकती, लेकिन उनके हाथ में सब पावर था, वो कर सकते थे। क्योंकि इंडिया की अपनी गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने, किसी ने उसको बैक नहीं किया, सिर्फ फोटो डालने के लिए कि हम मिलने गए हैं। मीटिंग में बातचीत क्या हुई वो कौन बताएगा? कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास में? नहीं है। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी अपने की जो भी केस हुआ वो मेरे पर्सनल लेवल पे हुआ। जैसे आज केस हो गया है, शाम तक मैच डिसाइड हो चुके थे, तब कोई कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे। उस टाइम पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकते थे वो जो तो 2-3 घंटे का पीरियड था, जिस पीरियड में ये सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स को आगे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखा के कि हम, आप कहाँ थे जब मैं पूरी रात वेट कट कर रही थी? इंडिया के जो इंडियन जो टीम के साथ कोचेस थे वो कहाँ थे पूरी रात मेरे साथ? सिंगल पर्सन को ये नहीं पता मैं कहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, ना एक बार भी पूछने आए मेरे से। मेरे कोच के ऊपर तो सबने उंगली उठा दी, लेकिन जो टीम के जो चीफ कोच थे, जो इंडिया के जो कोच थे, वो कहाँ थे पूरी रात? ऐसा तो नहीं है किसी भी साथ में पर्सनल कोच हैं तो जो टीम के साथ जो लोग गए हुए हैं उनकी जिम्मेदारी हट गई। बहुत सारे एथलीट के साथ में पर्सनल कोच थे, लेकिन जो टीम के जो चीफ कोच होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कुछ। अगले दिन वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे ही फाइनल में गई तो वो स्टेटमेंट बड़ी बड़ी निकालने लगे, जैसे ही वेट का हुआ तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फिर से निकालने लगे नेगेटिव। वो तो वेट कर रहे थे हर चीज का। तो पॉलिटिक्स हर जगह है, और तब जाके मतलब दुख हुआ कि इतना सब होने के बाद में यहाँ पे भी मतलब इस लेवल तक भी पॉलिटिक्स। नीता अंबानी जी आईओसी में मेंबर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो तो 236 के लिए वो ओलंपिक बीड कर रहे हैं। ऐसे नहीं आते ओलंपिक मेडल। जिस तरीके से अगर आप चाहते तो कुछ कर सकते थे। आपका फिर फायदा क्या है आईओसी में रहने का? कोई 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 फायदा बताओ मुझे। कुछ फायदा नहीं लगा मुझे तो पर्सनल लेवल पे। तो इसलिए मतलब पॉलिटिक्स में आना भी इसीलिए हुआ कि हर जगह ही पॉलिटिक्स है, तो फिर इसमें तो हमें ही जाना पड़ेगा, फिर और कोई तो बचाने नहीं आएगा। भगत सिंह तो किसी और को नहीं बनना पड़ेगा, खुद को ही बनना पड़ेगा एक दिन। कांग्रेस का विचार दिमाग में कब आया, कैसे? कांग्रेस का दिमाग में पहले भी काफ़ी रिस्पेक्ट थी मेरी। मैं नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल पॉलिटिकली, मैं मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कभी भी। मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे पॉलिटिक्स हो। मैं बहुत न्यूज़ रीड करती हूँ, पेपर रीड करती हूँ। और कोई भी इंटरव्यू देता है बड़ा पॉलिटिशियन या क्या चल रहा है देश में, संसद में जब भी कभी बहस होती है किसी स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे, मैंने सुने हैं, बहुत सारे सुने हैं। तो मैं अवेयर हूँ, हर तरीके से अवेयर थी। लेकिन जैसे जंतर मंतर पे बैठे प्रियंका जी जब आए, तब एक्चुअल में फील हुआ कि हाँ कुछ तो है इस फैमिली में। वो सच्चाई, वो ईमानदारी, और पॉलिटिकली स्टंट नहीं लगा हमें। जो अपने तरीके से साइलेंटली बात किया उन्होंने। फिर उसके बाद में 3-4 दिन तक उन्होंने अपने घर से खाना भी भिजवाया हमारे लिए, जबकि कभी वो चीज़ पब्लिक में नहीं आई कि खाना किसके घर से आया। तो वो हमारे लिए टिफ़िन के टिफ़िन खाने के आते थे, और बीच बीच में वो बात भी करते थे कि हम आपके साथ में हैं, किसी भी चीज़ की नीड हो, लॉयर्स की है या किसी भी तरीके की नीड है, हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप हारना नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब हम सब कि अब रेसलिंग तो हम कर नहीं सकते, वो अब हम करें क्या, तो उस स्टेज पे जब हम गए तो प्रियंका जी से हमारी ये बातचीत हुई, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था। ऐसा टाइम भी आया था कि हम देश छोड़ने की बात करने लगे थे सब लोग, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ में हुआ हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे जो हमने कमाया वो नहीं है। यहाँ पे हम ये एथलीट को अपना देश डिजर्व नहीं करता है। ये टाइम आया था, तब हमने प्रियंका जी से बात की थी कि ऐसे ऐसे है, और हम रोने लग गए थे कि जिस फ्लैग के लिए हम खेले वो फ्लैग को पैरों के नीचे रोन दिया इन लोगों ने ना, और हमारे सामने हम कुछ कर नहीं पाए। तो प्रियंका जी ने एक किस्सा सुनाया था अपने फादर का, कि उनके साथ जब हुआ उनको भी सेम फीलिंग आता था, लेकिन बोले ये हो जाएगा, ये देश आपको इतना प्यार देगा, भूल जाओगे, लेकिन आप अपनी सच्चाई के रास्ते से हटना मत, हिम्मत नहीं हारना आपको। आप एक दिन आप खुद आओगे और बोलोगे कि दीदी देखो ये सब हुआ, और वो हुआ। वो जो चीज़ थी ना उस दिन, जो बात थी वो हिट कर गई, मेरे को पर्सनली हिट कर गई। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को गेम करना है। और उन्होंने बोला था कि सबसे अच्छा जवाब होगा आपका, जो आप जिंदगी भर आपने जिसके लिए मेहनत की है, रेसलिंग में जो आप जवाब दे सकते हो वो कहीं नहीं मिलेगा किसी को भी। तो आप रेसलिंग मत छोड़ना कैसे भी, ना देश छोड़ना ना रेसलिंग छोड़ना।
उस दिन क्लिक हो गया कि करना है, अदरवाइज तो इतना दिन बैठने के बाद में नहीं होता है। आप मेंटली इतना बर्डन लेके नहीं बढ़ सकते हो आगे। उस दिन एक रिस्पेक्ट मैं कांग्रेस के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं प्रियंका गांधी जी के लिए डेफिनेटली उस दिन ये हो गया था कि हाँ, कि ये अपनी है, मतलब इनके साथ में एक जिंदगी का एक ऐसा कनेक्शन है जो हम फील कर सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के बारे में मेरी दादी कहानियां सुनाती थी हमें, कैसे उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मम्मी गांव में तो गीत भी बने हुए थे इस चीज के ऊपर, तो बचपन में गीत भी सुने हैं बहुत सारे, तो अवेयर थे मतलब इस चीज के लिए। राहुल गांधी जी से जब आपकी पहली मुलाकात हुई धरना प्रदर्शन के बाद, और मुझे नहीं पता ओलंपिक से पहले हुई ओलंपिक के बाद हुई, हम्म। तो आपके ओलंपिक से अगर पहले हुई तो आपके क्या सवाल थे, क्योंकि आप अंदर से निराश थे देश उनके साथ सरकार उनके साथ क्या कर रही है, और उन सवालों का उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, वो एक या दो सवाल जो भी आपने उनसे किए। अभी मिली थी जस्ट, मैं तो ज्वाइनिंग से पहले ही मिली थी, क्योंकि मैं इतनी इंट्रोवर्टेड लड़की हूँ। मैं कभी किसी को ऐसा लगता है कि मैं फ़ोन करूँगी तो किसी को परेशान कर रही हूँ, तो मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं करती किसी भी चीज़ के। भगवान ने कभी इतना इतना उस सिचुएशन में डाला भी नहीं कि हम किसी को पॉलिटिकली या किसी फाइनेंशियली तरीके से किसी को अप्रोच करें, और मैंने कभी नहीं किया। ना मेरे पास नंबर था, ना किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं था। दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब का पहली बार मेरा टोक्यो में जब मैं मेडल नहीं आया था, तब उनका बात हुआ था मेरे से, आधा घंटा तक उन्होंने उनकी फैमिली ने बात किया था, तो वहां से एक कनेक्शन फील हुआ था कि अपने लोग हैं साथ में। फिर जैसे प्रियंका जी का हुआ, अभी राहुल जी से मिले तो एक दो चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर का भी बात बोला, तो बोले कि मुझे लगता है कि आपको बात करना चाहिए था। तो मैंने उनको समझाया कि सर देखो, मैं रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तिरंगे से बड़ी रिस्पेक्ट तो इस हिंदुस्तान में किसी की नहीं है। तिरंगा सबसे बड़ा है हमारे लिए एज ए एथलीट, और उस तिरंगे को 28 तारीख के साथ में जो हुआ उसका जवाबदेही किसी को तो लेना पड़ेगा। और मैं बोली, मैं बात करने से गुरेज नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से मेरे को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी, जो जिम्मेदारी से भागने की और एक इमोशन को एक खत्म करने की, मेरी मेहनत को बिल्कुल ऐसे मजाक बनाने की जो कोशिश थी, मैं उससे एग्री नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर से मुझे कोई दोष भाव नहीं है, लेकिन जो जो ईमानदारी से जो हमने लड़ाई लड़ी ना, जो उम्मीद के से वो मिली नहीं हमें, तो वो हर्ट है कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग। और मैं ऐसी लड़की हूँ, जो मैं हर्ट हो जाती हूँ ना, तो मैं नहीं कर सकती वो चीज़। जो दिल में है वो उतना ही रख सकती हूँ, तो फिर मैं अपने आप को मिरर में जवाब नहीं दे पाती, और जिस चीज़ के लिए मैं खुद को जवाब नहीं दे पाती ना, वो चीज़ मैं करती नहीं हूँ जल्दी से। दूसरा, उन्होंने फिर बोला था कि आपको गेम करना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल 1% भी ये है कि आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप पॉलिटिक्स में जाओ, लेकिन फिर आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप जाओगे तो आपको लंबा सोचना है, अच्छा सोचना है। जितनी ईमानदारी से आपने स्पोर्ट्स किया, उतनी ईमानदारी से इसमें भी आपको लगना है। और बाकी हम एज ए कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है हमेशा। कोई भी गलत होगा, सही होगा, तो हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। जुलाना की सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार अभी इस टाइम पे दिनेश जी हैं। जुलाना के लिए आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर जीतने के बाद आप सबसे पहले काम करें? आई थिंक सबसे फर्स्ट है पानी। हर क्षेत्र में, यहाँ पे हर गांव में, गली में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, चाहे खेती से लेके पीने के पानी से लेके, वो सबसे बड़ी समस्या। और मुझे ऐसे लगता है, ऐसे एथलीट होने के नाते, मेरे से ज़्यादा पानी की समस्या या उसका अच्छाई और बुराई कोई नहीं बता सकता। मुझे पता है एक एक बूंद की कीमत कितनी है। तो पानी सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है, मेहनत लगेगी और बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अगर मैं काम कराऊँ तो पानी के ऊपर होना चाहिए हमारा फोकस। दूसरा, इन्वायरमेंट के ऊपर भी है मेरा, क्योंकि जितना खाद बीज डाल के हम हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसको जो हम ख़राब कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम अवेयर नहीं है, लोग अवेयर नहीं हैं, उसको अवेयर कर सकते हैं। उसके कारण भी पानी का जो एक नेचुरल जो ताकत थी ना पानी की, वो ख़राब हो रही है। उसमें केमिकल्स ज़्यादा जा रहे हैं और जिससे बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा, शिक्षा का है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो कभी हमें पता नहीं लगेगा हमारे अधिकार क्या हैं, किसके लिए हमें बोलना है, कैसे लड़ाई लड़नी है। तो शिक्षा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और खासकर लड़कियों के लिए। गांव-गांव में स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ 8th तक, और मुझे पता है उसकी अहमियत और प्राइवेट स्कूल की अहमियत, क्योंकि प्राइवेट्स में जितना पैसा लगता है, सरकारी में कुछ भी नहीं लगता। लेकिन सेम एजुकेशन अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ लेता है, फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं होता है। एक शिक्षा का है, पानी का है, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, एक ये मुद्दा है। दूसरा, खिलाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है जिंद जुलाना के इस क्षेत्र में, लेकिन सुविधाएं नहीं है उस लेवल की जो चाहते हैं।
जब क्योंकि मेरे को कई लोग सवाल पूछते हैं कि आप खरखोदा गए हो, मैं बोली मैं मजबूरी में खरखोदा गई थी। अगर जींद में कोई बड़ा स्टेडियम होता, अच्छा अगर फैसिलिटीज होती तो मैं कभी नहीं जाती। तो मेरे को इसलिए शिफ्ट होना पड़ा, मैं नहीं चाहती कि कोई और खिलाड़ी यहाँ से शिफ्ट हो, जो जहाँ पे है लोकल में रह के। क्योंकि जब से मुझे पता है एक अखाड़े में रह के ट्रेनिंग करना और अपने घर से पर्सनली जाना ट्रेनिंग सेंटर पे बहुत फर्क है। और खासकर लड़कियों के लिए वो सेफ है, फैमिली ध्यान रख सकती है, खाने पीने तक की सुविधाएं अच्छी हैं, अपने घर पे रह के फैमिली ध्यान रख पाती है, टाइम दे पाती है। और जब बाहर जाते हैं तो कंप्लीटली एथलीट के ऊपर बर्डन आ जाता है हर चीज का। तो वो मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनको उनकी सुविधाएं उसी जगह पे मिले, उनको घर ना छोड़ना पड़े किसी भी कीमत पे। प्रदर्शन करने की जंतर मंतर में बच्चियों के लिए आपने एक नारा दिया था, अब आप जुलाना से असेंबली सीट पे लड़ रही हैं, यहाँ से जीतने के बाद वो नारा अभी भी सक्षम रहेगा? बिल्कुल, देखो इसमें तो अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो सबसे बड़ा रीजन है लड़कियां। और सिर्फ मैं एथलीट नहीं बोलूंगी, हर हर एक वर्ग की लड़कियां जो अलग अलग फील्ड में जो काम करना चाह रही हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं वो कल को उनके साथ कुछ भी गलत हो तो उनके पास कोई 1% रीच आउट करने वाला होना चाहिए, जिसको वो अपनी बातें बता सके, जो उनके लिए लड़ाई लड़ सके, सड़क पे नहीं अंदर तक लड़ाई लड़ सके सिस्टम में। और विधानसभा में अगर मैं जाऊंगी और किसी लड़के के साथ में कुछ भी हुआ, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज पे सीमित नहीं रहना चाहती। कोई भी कहीं पे भी कुछ हो रहा है, एक कॉल करे, मेरे को बताए कि ये बात है, ताकि मैं उनकी आवाज बन सकूं, ताकि मैं उनके साथ में खड़ी हो सकूं। उनको ये फील ना हो कि पूरा देश या कोई भी सुनने वाला या सुनाने वाला नहीं है। ब्रिजभूषण और मोदी जी के लिए कोई दो पॉइंट्स जो आप कहना चाहते हैं? ब्रिजभूषण के लिए तो मैं क्या पॉइंट्स बोलूं, मतलब उस ब्रिजभूषण के लिए मोदी जी को आप क्या कहना चाहते कि पॉलिटिक्स से बड़ा होना चाहिए खिलाड़ी, खिलाड़ी जवान और किसान। ये तीन ऐसे सितम मैं मानती हूँ कि अगर किसी देश में अगर उनकी रिस्पेक्ट हो गई तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो जवान है उसमें भी नौजवान हमारे युवा होते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो एक युवा पीढ़ी है जो देश को आगे बढ़ाती है। जो खिलाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जो दूसरे देश में जाके अपने देश का झंडा लहरा सकता है, जो जवान भी नहीं कर पाता कई बार। तो उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो पूरी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बता के आता है कि देखो हमारा ये राष्ट्रगान है, ये हमारा तिरंगा है और ये हमारी शान है। मोदी जी ने कहा था कि विनेश मेरे परिवार का हिस्सा है, और जब विनेश को सरकार की मोदी जी की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत थी तो मोदी जी कहीं नहीं थे। आपका क्या कहना है, मोदी जी को क्या कहना है? ये परिवार वाली बात बीच में ऐड कर दीजिएगा कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, इस तरह से। देखिए मैं परिवार का हिस्सा तो उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो पॉलिटिकली बीजेपी में है, और शायद खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने ऐसे बोला होगा कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन वही सोच के तो हम रोड पे बैठे थे कि हम परिवार का हिस्सा है तो मतलब हम बोलेंगे तो सब चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन वो सोशल मीडिया तक ही परिवार सीमित है। असल जिंदगी में मुझे ऐसे मतलब हम जो खिलाड़ी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे साक्षी बजरंग और मैं, हमें तो फील नहीं हुआ बिल्कुल भी। जिस टाइम परिवार तो वो होता ना जब मुसीबत में साथ खड़ा हो, जब कोई दिक्कत हो तब साथ में खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि खुशी में तो बाहर वाले आते हैं, घर वाले तो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। आपको लगता है ब्रिजभूषण की लड़ाई में आप जीत गए? नहीं, अभी लड़ाई क्या? अभी लड़ाई जारी है, अभी खत्म नहीं हुई लड़ाई, कोर्ट में केस चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना कि हमारे इस देश में एक ब्रिजभूषण नहीं है। आप एक को खत्म करके ये मत मान जाना आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बहुत ब्रिजभूषण यहाँ पे बैठे हैं, हर नुक्कड़ गली मोहल्ले पे वो बैठे हैं। जब से मैं गांव में आई हूँ यहाँ पे भी मैं एक समस्या बताती हूँ महिलाओं के साथ में, जहाँ पे महिलाएं पानी भरने जाती हैं या कपड़े धोने जाती हैं गाँव के लोकल एरिया में, वहीं पे शराब का ठेका लगा हुआ है। तो हर नुक्कड़ गली मोहल्ले पे ब्रजभूषण बैठे हैं। ये लड़ाई खत्म होने की लड़ाई नहीं है। मैं ये जो महिलाओं की जो लड़ाई नहीं, मैं जिंदा रहूंगी तब तक भी खत्म नहीं होगी, मेरे बाद भी नहीं होगी, मेरे से पहले भी नहीं हुई है। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हाँ, हम इसको लड़ने की एक क्षमता है, लड़ने का एक हिम्मत हम जारी रख सकते हैं। और वो जो हिम्मत है वो उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि कोई भी बहन कोई भी कल को कोई आवाज उठाए तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसकी हिम्मत टूट के वो सुसाइड कर रही है या मरने की सोच रही है या फैमिली सर्वाइव कर रही है किसी एक बंदे के कारण में। उसमें लड़ने का वो जज्बा आना चाहिए। और इसीलिए मैं आज इस पॉलिटिक्स में हूँ, ताकि उनको कि मैं स्पोर्ट्स में भी गई हूँ, मैंने रोड पे भी गया है, मैं विधानसभा से लेके मैं संसद तक में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनको ये रहेगा कि हाँ, कि वो लड़ाई का जज्बा है वो जिंदा रहना चाहिए। अगर आपको ऐसे लोगों से जीतना है या ऐसे लोगों को अगर दिखाना है ना कि नहीं ये गलत है। जुलाना की जनता के लिए 2 शब्द।
कि मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि मुझे जिताएं, इस तरह से कुछ? जुलाना की जनता से तो इतना ही आग्रह है कि जितनी सच्चाई और ईमानदारी से मैंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम किया है, उतनी मेहनत से और ईमानदारी से मैं इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपका आशीर्वाद जैसे खेल के क्षेत्र में रहा है, यहाँ पे भी आपके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि आपका विश्वास या आपका साथ कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है। आपको प्राउड फील होगा कि हमने अपनी बेटी को जिताया था, और 5 साल बाद भी आप ये बोलोगे कि हाँ, हमने वोट किया था। कब पहली बार मैं ऐसा फील करवाना चाहती हूँ कि पहली बार कोई ऐसे बोले कि किसी पॉलिटिशियन को उन्होंने वोट दिया था और वो वोट बेकार नहीं गया बिल्कुल भी। इसी लाइन को एक बार हरियाणवी में बोल दीजिए, जुलाना के लिए। अच्छा, मेरा इस हरियाणवी में मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, इतनी ताई होता है, ताऊ होता है, सब ने एक बात कहना चाहूँ कि जितनी सच्चाई ईमानदारी तक मैंने कुश्ती लड़ी है या खेल कराया है, उससे ईमानदारी तक मैं इस राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहूँ। जिस दिन ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते तक मैंने लग गया कि मैं हटने लगी हूँ, या मेरा दिमाग या मेरा दिल उस जगह तक जाने लग गया है, तो मैं इस क्षेत्र ने छोड़ के ना मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। किसी और अच्छे इंसान को हम उस चीज में मैं जगह देने की एक कोशिश करूंगी, और लेकिन रहूंगी जब तक ईमानदारी सच्चाई तक मैं इस क्षेत्र में रहने का काम करूंगी।